Okay, Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss planning and operational variances. Alright, now what are planning and operational variances? देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि हम एक बजट बनाते हैं. ठीक है, we are supposed to make a budget or standard. हम कुछ estimates, कुछ assumptions की basis पे बजट बनाते हैं. अब हमारी actual जो होता है वो बजट से different हो जाता है. ठीक है, there are discrepancies. अब इस डिस्क्रिपेंसी की बहुत सारी ऐसी रीजंस होती हैं जिसके लिए वी कैन से कि आपका जो ऑपरेशनल मैनेजर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल. बट लेकिन कभी कभार ऐसी डिस्क्रिपेंसी या ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें हमें ये एनालाइज करना पड़ता है कि हमारा बजट गलत था. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमारा बजट गलत था, यानी कि हमारे बजट में फॉल्ट था, या हमारा बजट जो है वो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, या क्या कह सकते हैं, सिंपली यू कैन से कि इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई, या इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा आ गया, या एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ गए, तो हमारे बजट में चेंजेस आ गए. सो व्हेन हम अपने बजट को रिवाइज करते हैं उसको हम कहते हैं प्लानिंग वेरिएंस. ठीक है, अब बजट रिवाइज करने के बाद जो रिवाइज्ड बजट होता है, जो अपडेटेड बजट होता है, यू कैन सिंपली से वर्सेस एक्चुअल, जो एक्चुअली हुआ है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको वी कॉल इट एज ऑपरेशनल वेरिएंस. अच्छा, now what is the purpose behind calculating planning and operational variance? सबसे पहली रीज़न ये होती है कि देखिए प्लानिंग वेरिएंस जो होती है वो बजट रिवीजन पे होती है. अब फॉर एग्जांपल आपके बजट और आपके एक्चुअल में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है. यू कैन सिंपली से कि हमारा जो है डिफरेंस आ रहा है 2000 का. आउट ऑफ दिस 2000 900 का डिफरेंस बिकॉज ऑफ द रॉन्ग बजट आ रहा है, रॉन्ग बजट की वजह से, और 1100 का डिफरेंस जो है वो ऑपरेशनल रीजंस की वजह से आ रहा है. नाउ व्हाट वी डू इज़ कि हम अपने मैनेजर को स्कोल्ड करेंगे फॉर 2000 कम्प्लीटली. लेकिन वी नो, हमने ये पहले पढ़ा था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेजर्स के कंट्रोल में नहीं होती. तो इन दोनों चीज़ों को, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल को सेग्रीगेट करने के लिए हम दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं. व्हाट वी डू इज़ कि हम अपने मैनेजर से 900 के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज वो मसला बजट में था. ठीक है, जो बंदा ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वी कैन ओनली क्वेश्चन हिम फॉर 1100 डिस्क्रिपेंसी, एंड 2000 डिस्क्रिपेंसी के लिए हम किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं डिक्लेयर कर सकते. ठीक है, सो दिस इज द रीज़न बिहाइंड द कैलकुलेशन ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस. अच्छा, कैलकुलेशन मेथड जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल इफ वी से कि सेल्स प्राइस प्लानिंग वेरिएंस है, तो जिस तरह हम सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालते थे ना वैसे ही निकालेंगे. सेल्स प्राइस प्लानिंग वेरिएंस बिल्कुल जैसे हम कहते थे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी या रिवाइज्ड क्वांटिटी या बजट व्हाटएवर, और उसके बाद हम रिवाइज्ड जो आ जाती है प्राइस उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल से. सो द फार्मूला इज प्रीटी सिंपल, प्रीटी सेम, बट द अप्रोच टूवर्ड्स द कैलकुलेशन हैज़ बिन डिफरेंट, कि हम कैलकुलेट कर किस मकसद से रहे हैं. कैलकुलेशन का तरीका तो सेम रहेगा बट द रीज़न बिहाइंड कैलकुलेशन इज नाउ गोइंग टू बी डिफरेंट. अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस फॉर सेल्स. ठीक है, जिसको हम कहते हैं मार्केट साइज वेरिएंस. ये सेल्स वॉल्यूम की वेरिएंस है. और एक होती है हमारी मार्केट शेयर वेरिएंस. सी, किसी मार्केट का साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द मार्केट फॉर टेक्नोलॉजी, इट इज़ इंक्रीजिंग. लेकिन उस टेक्नोलॉजी मार्केट की इंक्रीज होने में या उस मार्केट के एक्सपेंशन के अंदर कोई एक फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई एक फर्म का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इट मीन्स कि मार्केट साइज का इंक्रीमेंट और डिक्रीज होना जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है फॉर अ सिंगल फर्म. एंड बिकॉज इट इज़ अनकंट्रोलेबल फॉर अ सिंगल फर्म, इट मीन्स कि अगर मार्केट साइज़ की वजह से आपके बजट्स में कुछ रिविजन्स आ रहे हैं, कोई चेंजेस आ रहे हैं, सो दे शुड फॉर्म पार्ट ऑफ प्लानिंग वेरिएंस. प्लान्स चेंज हो गए बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मार्केट साइज. ठीक है,
नाउ मूविंग ऑन टू कंट्रोलेबल थिंग, आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, मे बी बिकॉज योर एडवर्टीजमेंट वॉज नॉट good enough, your product quality is declining, or you were not able to promote your product on a greater scale, therefore your market share is decreasing. So this is the responsibility of a single business, क्योंकि market share तो एक single business का होता है, तो market share के लिए अपना business अपने लिए responsible होगा. So we will call it a controllable factor, और ये आती है operational variances में. ठीक है, तो आपके बजट्स, आपका सेल्स वॉल्यूम अगर मार्केट साइज की वजह से डिक्लाइन हो रहा है, यू विल नॉट क्वेश्चन योर मैनेजर फॉर दैट. आप उससे नहीं कह सकते, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी आपको ये बोलेगा इसमें मेरा क्या हाथ है, मार्केट ही डिक्रीज हो रही है, मार्केट ही रिड्यूस हो रही है. वेर एज इफ योर पर्टिकुलर मार्केट शेयर इज डिक्रीजिंग, सो यू आर गोइंग टू क्वेश्चन योर मैनेजर, आस्किंग हिम के what is the reason behind the falling market share or the falling sales volume for our product. Now let's do an example so that we have a clearer idea of both the variances. Okay, so let's do an example ताकि हमें clearly idea हो जाए कि what is the difference between planning and operational variance. Okay, I'll have to write the whole question. Alright, now PG budgeted sales. PG is a business, ठीक है. इन्होंने अपनी budgeted sales, I will write BS, इन्होंने assume की थी that were 5,000 units for a particular year. अच्छा, and the standard contribution was $9.6 per unit. For PG. Now what happened was a recession in the year meant that the market for PG product, market size जो है वो decline हो गया था by 5%. ठीक है, and PG का market share fell by 3%. ठीक है. Okay, actual sales were AS were 4,500 units. Alright, so now we have to calculate planning and operational variances. हमने बजट किया था कि हमारा जो है वो प्लानिंग वेरिएंस हम अभी करें, अपनी बजट को रिवाइज कर रहे हैं. वॉल्यूम का प्लानिंग वेरिएंस हमने बजट किया था, इसका क्या होता था, बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन. ठीक है, सो हमने प्लान किया कि हम 5,000 यूनिट्स जो है वो सेल करेंगे, बजटेड यूनिट्स. ओके, हमने एक्चुअली हमारी मार्केट डिक्लाइन हो गई थी, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि मार्केट डिक्लाइन का हम अपने मैनेजर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो हम मार्केट 5% डिक्लाइन को अपने बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे. सो वी विल रिड्यूस आवर सेल्स बाय 5%. तो हमारा रिवाइज बजट क्या हो जाएगा, 95%. दैट इज 5,000 का 95% रिमेनिंग रह जाएगा, बिकॉज हम 5% उसको डिक्रीज कर देंगे. सो योर रिवाइज सेल्स आर गोइंग टू बी 4750 रिवाइज यूनिट्स. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, अब क्या चीज़ हो गई, क्या मतलब हो गया कि हमारी रिक्वायर्ड रिवाइज क्वांटिटी हैज़ बीन लोअर एज कम्पेयर टू आवर बजटेड क्वांटिटी, मीन्स कि अब हम कम सेल करेंगे. सो दिस इज अ एडवर्स सिचुएशन. So negative 250 यानी कि 250 adverse is going to be our number of units or variance units. However हम इसको monetary terms में convert करेंगे. So we are going to multiply it by 9.6 and we will get 2400 adverse planning variance. ये वेरिएंस प्लानिंग की वजह से आ रही थी, जो प्लानिंग हमारी कुछ और कंडीशंस को देख के हुई थी, और मार्केट सिचुएशन, मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई, हमारा मार्केट साइज फॉल हो गया. दैट इज वाई वी आर इनकरिंग एन एडवर्स वेरिएंस ऑफ 2400 बिकॉज ऑफ प्लानिंग. ओके, इफ वी कंटिन्यू, हमारा जो है वो एक और चीज़ है, दैट इज ऑपरेशनल वेरिएंस.
अब देखो प्लानिंग वेरिएंस के हिसाब से अब हमारी बजटेड सेल्स होनी चाहिए थी 4750 यूनिट्स, जो हमने ऊपर 5% डिक्लाइन करके कैलकुलेट किया. मीन्स नाउ योर रिवाइज्ड सेल्स यूनिट्स RS हैज़ बिकम 4750, but actual sales units are only 4500. That means you were not able to come up to your budgeted sales level that you revised after incorporating the uncontrollable factor as well. अब ये जो 250 है द डिफरेंस दैट इज ऑल्सो एडवर्स. ऑब्वियसली आप इससे ज़्यादा सेल कर सकते थे, 4750 सेल कर सकते थे, बट यू आर ओनली एबल टू सेल 4500. देयरफॉर दिस 250 इज ऑल्सो एडवर्स बिकॉज यू सोल्ड लेस देन योर बजटेड. So when you multiply it by 9.6, that is the standard contribution, you will get 2400 again adverse. ठीक है. अब टोटल अगर हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस देखेंगे ना, टोटल वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगी? टोटल वॉल्यूम वेरिएंस अगर आप देखो ना तो वो हो रही होगी, हमारे बजटेड यूनिट्स थे 5000, हमने सेल किए मतलब एक्चुअल सेल्स यूनिट्स हुई हमारी 4500. तो हम कहते हैं 500 का एडवर्स हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो 9.6 से तो हमारा आ जाता 4800 का एडवर्स. ये टोटल हम अपने मैनेजर को जाके बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ये 4800 का एडवर्स हुआ है, तुमने ऐसा क्या करा है. बट द एक्चुअली जब हमने उसको डीपली देखा, हमने उसको एनालाइज किया, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि उस 4800 में से 2400 तो उसके कंट्रोल में था, वो मार्केट शेयर डिक्लाइन हुए, बट द रिमेनिंग 2400 was not in his control. So we will not question him for the whole 4800, we will only be questioning him for the 2400 that was under his control. So this is the reason why we calculate planning variances and operational variances for all the, मतलब सेल्स प्राइस की भी होती है, सेल्स वॉल्यूम की भी होती है, मटेरियल यूजेज की भी होती है, मटेरियल प्राइस की भी होती है, लेबर रेट की भी होती है और लेबर एफिशिएंसी की भी होती है. सो अब कैलकुलेशन का तरीका तो सेम था, बट द अप्रोच हैज़ बीन अ लिटिल डिफरेंट. ओके, नाउ we will discuss okay what is the value of planning and operational variances, because the calculations we have already done, so we are not going to go into the details of calculation. हम इसकी actually theoretical aspects को जो है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. What is the value of planning and operational variances? Okay, now what is it? आपके पास एक सिस्टम हो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का, तो सबसे पहला एडवांटेज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट वी विल बी एबल टू सेग्रीगेट कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल वेरिएंसेस. हमें पता लग जाता है कौन सी वेरिएंसेस हमारे कंट्रोल में हैं और कितनी वेरिएंस हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो हम टोटल वेरिएंसेस के लिए किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, रादर वी ओनली क्वेश्चन देम फॉर देयर कंट्रोलेबल रीजंस. और यही एक एथिकल तरीका भी होता है, यही एक तरीक़ेकार होता है लोगों को देखने का. तो अगेन आप जो है वो मैनेजर्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको मोटिवेशन होती है. ऑब्वियसली आप मैनेजर को बोलो तुम्हारे 48, हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में था, मैनेजर को बोलते थे 4800 की वजह से, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता. सो मैनेजर्स जो होते हैं वो एक एक्सेप्टेंस का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. व्हेन यू टेल देम कि दिस इज व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली 4800 का एडवर्स हो रहा था, आउट ऑफ दिस 2400 वी कैन अंडरस्टैंड दैट वाज नॉट अंडर योर कंट्रोल, बट दिस 2400 वाज अंडर योर कंट्रोल. सो इफ यू टॉक टू समबडी इन सच अ टोन, इन सच अ वे, तो वो एक खुद ही एक्सेप्टेंस लेता है अपनी गलती की कि ओके फाइन, आई वाज रॉन्ग एट दिस पॉइंट, मेरी वजह से मेरी ही कोई जो है वो क्या कह सकते हैं, मेरी वजह से कोई डेफिशिएंसीज रह गई होंगी. So they take responsibility for the adverse variances and if you favor and if you appreciate them for the favorable variances, तो obviously they are going to be happy as well. Secondly ये कि आपका favorable variance इसलिए आ रहा हो, टोटल बहुत अच्छा favorable आ रहा है. now उसमें से एक कुछ favorable part है because of the अनकंट्रोलेबल फैक्टर, तो आप उनको जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट ना कर दें कि आप उनको अनकंट्रोलेबल चीज़ों के ऊपर भी उन्हीं को जो है वो प्रेस कर दो, तो दे माइट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट और दे माइट बिकम यू कैन सिंपली से कि वो जो है वो कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते. तो आप उनको जितना लिमिट उनका, जितना शेयर ऑफ उनका है कंट्रीब्यूशन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव वेरिएंस, उसी पे उनको जो है वो प्रेस करो, और जितना शेयर उनका नेगेटिव वेरिएंस की वजह से है उस पर उनको क्वेश्चन करो. सो इट विल
कीप देम एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेंस होगा, एक रियलिस्टिक अप्रोच रहेगी, आपका स्टैंडर्ड अटेनेबल रहेगा। और दूसरी बात ये होती है कि आपके जो वर्कर्स हैं वो मैनेजर्स एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, अपने प्रेजेस को, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं एंड दे रिमेन मोटिवेटेड। Secondly, okay, thirdly, it brings about an improvement in स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। सी हमने जब पिछली कुछ एक वीडियो में जिसमें हमने स्टैंडर्ड प्राइसेस पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड प्राइसिंग जो है वो कहीं से डिराइव होती है, मींस वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, डाटा से, एस्टिमेट से, सब चीज़ों से डिराइव करके लेके आते हैं। सिमिलरली जब हम ये देख रहे हैं कि हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग में कुछ वीकनेसेस हैं, हमें रिवाइज करना पड़ता है, हमें अपनी वेरिएंसेस को, प्लानिंग वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, तो हमारे प्लान्स में कुछ फॉल्ट्स आ रही हैं, हमारे बजट्स में कुछ मसले मसाइल हैं, तो ये आपको इनकरेज करता है कि आप अपने स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को जो है वो रिवाइज करो। आप ये देखो कि आपकी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में कहाँ वीकनेसेस हैं, क्यों आपकी जो है वो स्टैंडर्ड्स इतने डेविएट करते हैं एज कम्पेयर टू द एक्चुअल। कभी कभी तो चलो समझ में आता है दैट देयर आर सर्टेन अनप्रिडिक्टेड सर्कमस्टांसेस, बट नॉट ऑल द टाइम के अनप्रिडिक्टेड ही रीजन हो सकता है आपके एस्टिमेट्स भी गलत हो सकते हैं, हो सकता है आपके अजम्पशंस गलत हो जिन बेसिस के ऊपर आप स्टैंडर्ड सेट करते हो। सो यू हैव टू लुक फॉर देम अगेन एंड यू हैव टू मेक श्योर कि योर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस इज अप टू डेट एंड वेरी वेल इम्प्रूव्ड। ओके, देन these provide the operational variances जो basically होती हैं, they provide fair and realistic reflection of actual performance. So basically ऑपरेशनल वेरिएंस जो होता है वो आपके अटेनेबल स्टैंडर्ड को कंपेयर करता है आपके एक्चुअल जो आपने किया होता है। सो इससे ये होता है कि आपकी जो चीज़ें होती हैं ना वो रियलिस्टिक होती हैं। अब जो है हम ऊपर वाली एग्जांपल में अगर 500 यूनिट्स 5000 और 4500 को कंपेयर कर रहे होते तो वो एक रियलिस्टिक कंपैरिजन नहीं था, बट व्हेन वी कंपेयर्ड 4750 एंड 4500 सो इट वाज अ मोर रियलिस्टिक कंपैरिजन कि वो आपके लिए अचीवेबल था, या आपके लिए 250 वो आपके लिए जो है आपके लिए रियलिस्टिक था, यानी कि आपके कंट्रोल में था। सो वो एक फेयर रिप्रेजेंटेशन होती है। नाउ अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहली ये कि रियलिस्टिक स्टैंडर्ड तक अचीव करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। Because even if the economic conditions are changing, you can see that the market is declining, but you cannot tell कि उस decline का impact आपके ऊपर क्या आएगा। There are a lot of rare circumstances कि market decline हो रही होती है, but एक business का share बढ़ रहा होता है because of the high quality that they are providing. So इसके actual estimates लेके आना या आप उसका एक standard बनाना is a bit difficult task, क्योंकि ऑब्वियसली डायनामिक कंडीशंस हैं, काफ़ी सब्जेक्टिव है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है, तो अब इकोनॉमिक डाउनटर्न का मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कितना इफेक्ट आएगा, किस परसेंटेज से आएगा, इस चीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में लेके आना, रियलिस्टिक लेके आना, क्लोज टू रियलिटी लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। सेकेंडली, इट मे बिकम टू ईजी टू जस्टिफाई all variances as bad due to poor planning. ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है कि आप हर चीज़ का इल्ज़ाम इस बात पे लगा देते हो कि प्लानिंग ही गलत थी।
अब हर वेरिएंस की, हर एडवर्स वेरिएंस को यही बोल के जस्टिफाई करवा दो कि प्लानिंग गलत थी, सारी प्लानिंग की वजह से मसले मसाइल हो रहे थे। तो इवन इफ यू कैन सिंपली मैनिपुलेट द डेटा एज वेल। वो बोलता, ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने कहा था 5% मार्केट डिक्लाइन हो रही थी, 3% शेयर डिक्लाइन हो रहा था, वो कहता पूरा 8% ही मार्केट डिक्लाइन हो रही है, मैनेजर अगर ये बोल सकता था। तो आप हर चीज़ को इस तरह से जस्टिफाई कर देते हो कि प्लानिंग में मसला था, प्लान गलत था, हमारा प्लान अनअचीवेबल था। सो इसका एक ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है ऑपरेशनल वेरिएंसेस का और प्लानिंग वेरिएंसेस का, तो आप सारी चीज़ों का ब्लेम जो है वो प्लानिंग के ऊपर डाल देते हैं। देन अगेन इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्यों टाइम कंज्यूमिंग होता है? देखो, पहले एक दफ़ा बजट बनाओ, फिर उसको रिवाइज करो, फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करो। सो इट इज़ प्रीटी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ लेंथी प्रोसेस कि आप बार बार जो है वो एक ही चीज़ परफॉर्म किए जा रहे हो। तो एंड इट इज़ टीडियस एज वेल एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इकोनॉमिकल एज वेल फॉर द बिजनेसेस। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हमारा वेरिएंसेस का भी टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।